अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने और चुनाव की रणनीति बनाने में बेहद महारत हासिल हो चुकी है। शायद यही कारण है कि वो अपनी तैयारी चुनाव जीतने के फौरन बाद अगले चुनाव की शुरू कर देते हैं। आज ये डिबेट मैंने इसलिए आयोजित की है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य अपने नेताओं को दिया है। यानी विपक्ष के लिए वो सिर्फ 5 सीट अभी छोड़ने को तैयार है। तो जब बीजेपी इतनी घनघोर तैयारी में लिप्त है तो उत्तर प्रदेश का अपोजिशन क्या कर रहा है और बीजेपी की क्या तैयारी है, अपोजिशन उसे कैसे रोकेगा और 2024 में क्या होने जा रहा है और क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा, आज पूरी और संपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा है और इस परिचर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश और चुनाव और बीजेपी और चुनाव ये एक दूसरे के पूरक हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का एक मैकेनिज्म तैयार कर चुकी है, पूरी मशीनरी है उनके पास। चुनाव कैसे लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, किसको लड़ना है, माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, इन सब में उसने संपूर्ण विशेषज्ञता हासिल कर ली है। विपक्ष लाख आरोप लगाता रहे लेकिन बीजेपी की मेहनत, बीजेपी की रणनीति उसको इसकी जीत में एक बड़ी सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। अब जब अभी 2022 जीत का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने अपने नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, बड़े मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को और दिल्ली नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश से हमें 60-70 नहीं 75 लोकसभा सीटें चाहिए। ये बीजेपी का प्राथमिक संकल्प है। 2 दिन से ये खबर मीडिया में चल रही है लेकिन विपक्ष ने इसका कोई काउंटर नैरेटिव तैयार ही नहीं किया। यानी बीजेपी ने सौगंध खाई कि 75 सीट जीतेंगे और जिनके खिलाफ जीतेंगे वहां सन्नाटा छाया हुआ है। तो अपोजिशन क्या कर रहा है? सवाल, मसला ब्लेम गेम का नहीं है। मसला यह है कि एक बेहद ताकतवर प्रतिद्वंदी के सामने विपक्ष कहां पर खड़ा है और अपोजिशन की तैयारी क्या है। मायावती की पार्टी में ना तो अब सांसद बच रहे हैं, ना विधायक बच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई, नाम मात्र के पदाधिकारी आए। एक वक्त था जब मायावती मीटिंग बुलाती थी, आधा लखनऊ जाम हो जाता था। आज उन्हीं सड़कों में 100 की स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं, अंदर मायावती की मीटिंग चल रही होती है। यानी बीएसपी का समय अप्रासंगिक हो गया है। अब बचे हुए 12% वोट किधर जाएंगे ये देखना होगा। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी, जो इस वक्त लार्जेस्ट अपोजिशन है। 125 की समाजवादी गठबंधन की स्ट्रेंथ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला उन्हीं का है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले तैयारियों में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? कहीं नहीं खड़ी। हार के गम से समाजवादी पार्टी अभी तक उभरी नहीं है। न उन्होंने कोई रणनीति बनाई है, न हारने की समीक्षा की है और उनके कैडर का मनोबल बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है। पार्टी कैसे खड़ी होगी? पार्टी बीजेपी जैसे सूमो पहलवान का मुकाबला कैसे करेगी? वो भी तब जब कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड हो, पार्टी के पास अपनी कोई रणनीति ना हो, आगे का चुनाव कैसे लड़ना है। पार्टी की उम्मीद और सहारा सिर्फ अखिलेश यादव हैं, लेकिन एक व्यक्ति माइक्रो मैनेजमेंट करके कोई करिश्मा नहीं कर सकता। उसके लिए पूरी पार्टी की आवश्यकता होती है, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी में दिखाई नहीं दे रही। चुनाव हारने के बाद प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश से लग रहा है कोई नाता नहीं रह गया। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष की वैकेंसी है लेकिन अब तक वो भरी नहीं जा सकी। कार्यकर्ता इनका भी बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज्ड है, कार्नर्ड है और कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से इस बार 3 दिग्गजों को बड़े सदन में पहुंचा दिया, लेकिन कांग्रेस कैसे विधानसभा या लोकसभा में पहुंचेगी इसकी कोई व्यवस्था अभी तक है नहीं। बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश आई थी, ताल ठोक के कि क्रांति कर देंगे, पर वो भी ठंडे पड़े हुए हैं क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उनको भी कोई खास रिस्पांस उत्तर प्रदेश से नहीं मिला। जयंत चौधरी सेट करके अखिलेश यादव को राज्यसभा पहुंच गए, यानी गठबंधन बना रहेगा। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर भी एमएलसी की एक सीट पाकर पूरब में गठबंधन में बने रहे।
तो बीजेपी का जो कुछ भी मुकाबला है वो समाजवादी गठबंधन से होगा, लेकिन गठबंधन की तैयारियां बीजेपी के मुकाबले मीलों पीछे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2024 में क्या सिनेरियो बनेगा? क्या 22 जैसा मुकाबला होगा, यानी दो ध्रुवी? उसकी संभावना पूरी तरह है। मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में इस बार भी बाइपोलर ही होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो काम करने की रणनीति है वो बहुत स्पष्ट है, साफ है, मैदान खुला छोड़ दिया है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसकी क्या तैयारी है, बीजेपी क्या कर रही है और उनके मुकाबले अपोजिशन क्या कर रहा है, आज की डिबेट इस पे कुछ बयान सुनिए आप। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूरी मजबूती से आगे बढ़ चुकी है। अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे। इधर नया लक्ष्य डिसाइड हो रहा है और दूसरे खेमे में अभी डिप्रेशन कम नहीं हो रहा है, अभी गम की लहर चल रही है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, सतीश प्रकाश जी बीएसपी से हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आलोक अवस्थी जी, ये 75 क्यों? आप चाहते तो आप 80 का भी क्लेम कर सकते थे, तो ये 75 का क्लेम करने के पीछे का क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शन में 73 सीटें पा चुकी है ब्रजेश जी, और 2019 में जो डेडली कॉम्बिनेशन किया गया था बसपा और सपा में, उसमें भी 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई है। और हमारी जो तैयारी है और जिस तरीके से हमें जनता से हमारा जुड़ाव है और जनता के बीच में हम हैं और एक ईमानदार नेता को लेकर के हैं, 75 सीटें हमारा लक्ष्य है। हम मानते हैं कि जो है हम इसको प्राप्त अवश्य करेंगे। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक सबसे बड़ा कैडर है, उसके लाखों लाख कार्यकर्ताओं का, जो कि लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है, हम नई सदस्यता बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा हमारी कार्य समिति के अंदर ये निर्णय हुए हैं कि हम अगले 15 दिन 30 तारीख से लेकर के 14 जून तक हम हर बूथ पर जाके कम से कम 2 से 3 बार जाएंगे, सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे, तमाम लाभार्थियों को सदस्य बनाने के लिए हम जाएंगे, और हमारे केंद्रीय मंत्री से लेकर के प्रदेश सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी जो लोग हैं बूथों पर जाएंगे और वहां पर 72 घंटे लगातार 10 दिन जो है 8 घंटे देंगे। तो आप, मुझे लगता है कि किस पार्टी के पास इतना बड़ा कैडर है, किस पार्टी के पास इतना बड़ा नेता है, किस पार्टी के पास इतनी बड़ी नीयत है और किस पार्टी के पास नीति है। हम जो है अपनी नीति, नियत और नेता के आधार पर हम तो उत्तर प्रदेश में आप अपना मुकाबला किससे पाते हैं? अपने अपोजिशन में आप किस पार्टी को पाते हैं कि ये पार्टी आपको टक्कर देगी? देखिए, लोकसभा के चुनाव में अगर खाली उत्तर प्रदेश का हम देखें तो हम निश्चित बात है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी मुझे दिखती है। लेकिन अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी हमारा मुख्य विरोधी दल रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई नेतृत्व के बीच में अभी किस पार्टी का नेता होगा, कौन लड़ेगा। राहुल गांधी तो एक नेता सामने है कांग्रेस के, अन्य पार्टियों के कौन नेता होंगे, उनका आपस में क्या गठबंधन होगा, वो मिलकर लड़ेंगे भाजपा के सामने या अलग अलग लड़ेंगे, और वो किस तरीके से अपनी किन नीतियों को लेकर के जाएंगे इन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा ब्रजेश जी आपके माध्यम से, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं 8 साल के, मैं दे सकता हूं अभी आपको। नेक्स्ट राउंड में बाकी आंकड़ों के बारे में बात आती है, नेक्स्ट राउंड रख लीजिए। हाँ, पर हम हाँ मैं यही ब्रजेश जी कहता हूं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। जहां तक नेतृत्व की बात आती है, आपको मैं पीछे ले जाता हूं कि नरसिम्हा राव के समय में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे और कांग्रेस की सरकार उनको भेजती थी देश का नेतृत्व करने के लिए, तो वो देश का लीडर के रूप में जाते थे और देश की बात करते थे। आज वही विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जाते हैं
देश के बारे में बात करते हैं लेकिन देश को कमजोर दिखाने का प्रयास करते हैं। यह बड़ी विडंबना हो गई है विपक्ष के नेताओं के और हमारे समय के विपक्ष के नेताओं में। इसको सुधार करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी आपकी लड़ाई देश के अंदर बहुत हो सकती है, क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है, हमारे उद्देश्य अलग है। नेता आपस में लड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन देश के बाहर कम से कम हमें एकजुट होना चाहिए। हमें देश का अपमान विदेशों में जाकर नहीं करना चाहिए। मुझे इसका बड़ा कष्ट है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य समिति में लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में 80 में 75 सीटें जीतने का। आपकी क्या तैयारी है? देखिए, विपक्ष जो है, समूचा विपक्ष एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ वो लगातार काम कर रहा है और बहुत जल्दी उसका स्वरूप जो है देश के सामने आएगा। अभी आपने देखा होगा कि तेलंगाना के नेता श्री के चंद्रशेखर राव जी आए, ममता दीदी, उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, तो गठबंधन बहुत तेजी से आंतरिक रूप से काम कर रहा है और बीजेपी को ये पता है कि मैं तो पूरे देश की बात नहीं करता, सिर्फ 4 राज्यों का उदाहरण आपको दूंगा। पश्चिम बंगाल, बिहार और बिहार का भाग झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां से 182 सीटें आती हैं ब्रजेश जी, और ये 182 जो सीटें हैं, यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एक बात समझनी होगी कि 2 बार देश की जनता ने यूपीए की सरकार बनाई और 2 बार बीजेपी जो गठबंधन है, 2 बार उनको बहुमत मिला। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से कहा था कि मैं 10 वर्ष इस देश की राजनीति करना चाहता हूं, आप मुझे बहुमत दीजिए, और जनता ने उन्हें दूसरी बार भी बहुमत दिया। लेकिन इधर उनका मन परिवर्तित हो गया है। अब वो संन्यास की बात नहीं करते हैं, उनके मन में फिर से सत्ता का मोह नजर आता है। लेकिन एक बयान उनका याद दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी 16 मई 2014 का, जब वो आए मीडिया के सामने तो उन्होंने कहा, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। हां, अच्छे दिन आ गए। 2014 में 350 रुपए का हमारे घर का घरेलू सिलेंडर के दाम थे, वो 1050 रुपए हो गए। 55 से 60 रुपए पेट्रोल का दाम था, 115 रुपए हो गया। डीजल की कीमत 45 रुपए थी, वो बढ़ के 100 रुपए हो गई। आईपी सिंह जी, ये सब चीजें जनता देख ही रही है। रिकॉर्ड तोड़ने मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष ने क्या तैयारी की है इनके 75 वाले अभियान से निपटने के लिए, वो बताइए। इनके देखिए, ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कह दिया कि साहब हम 75 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 37%। आप स्ट्रेटेजी जो यहां के आंकड़े उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, और 37% अगर 2014 में जब कन्वर्ट होगा तो समाजवादी पार्टी फिर एक बार 40+ सीटें उत्तर प्रदेश में अकेली जीतने जा रही है। और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी, 2004 में समाजवादी पार्टी जब 39 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती तो बीजेपी को 138 सीटों पर रोकने का काम किया था, और 145 सीटें यूपीए गठबंधन यहां तक कि कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, और बहुमत के साथ कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाई थी। तो इस बार जो गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन होने जा रहा है, और हम बीजेपी गठबंधन को उखाड़ कर देश से फेंक देंगे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक वैकेंसी है, आप लोग कहीं भूल तो नहीं गए कि आपको अध्यक्ष भी बनाना है यूपी में किसी को? ब्रजेश जी, आपकी जो मरमाहत करने वाली टीका टिप्पणी है वो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। मैं आपको मरमाहत नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल सर मैं बीच में, आप ही कहते हैं पहले राउंड में बीच में टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गो अहेड। तो मैं ये कह रहा था कि वो मरमाहत करने वाली या आपकी जो एक जिसको कह सकते हैं कि निरपेक्ष भाव की भी टिप्पणी है, वो हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। और निश्चित तौर पर ये बात आपकी हम स्वीकार भी करते हैं कि अभी हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, वर्तमान अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया हुआ है, और जल्दी ही हम आपको अध्यक्ष भी देंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी उदयपुर में जो हमारा चिंतन शिविर हुआ था, नवसंकल्प शिविर हुआ था, उसके जो फॉलोआउट्स हैं वो लगातार हम अपना काम कर रहे हैं।
अभी जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको 2-4 चीजों की जानकारी दे दूं। आगे आप लोगों की अपनी मीमांसाएं हैं, वो मीमांसाओं का हमेशा सहर्ष स्वागत है। पहले पिछले 2 दिन से लगातार हमारा सोशल मीडिया का नेशनल कन्वेंशन नागपुर में चल रहा है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। राज्यसभा की सीटें आपने जैसे आपने बताया 3 प्रमुख नाम उत्तर प्रदेश से गए हैं। इसके अलावा हम संगठन को किस तरीके से जमीन पर ले जाएं, इसकी भी हमारी बातचीत चल रही है। इसकी भी एक विस्तृत रोड मैप चल रहा है। अगले महीने से आप देखेंगे हमारी जिले में संकल्प यात्राएं होंगी, और यहाँ अब से लेकर के और अगस्त तक और उसके बाद फिर 2 अक्टूबर तक हम भारत की यात्रा करने का भी प्लान बना रहे हैं, जिसमें भारत जोड़ो का काम है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये बात अपने आप में सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनावी जीतने की मशीनरी को अपनी विशेषज्ञता हासिल कर चुकी है। हम इस चीज से सहमत हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज तो आप जानेंगे नहीं कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। सबसे बड़ी बात है, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या जनता लड़ने की स्थिति में नहीं है? इस चीज से आप कहेंगे कि जनता नहीं लड़ना चाहती? आप ये मानेंगे कि महंगाई है या नहीं है? आप ये मानेंगे कि बेरोजगारी है या नहीं है? आप ये मानेंगे कि महिलाओं के प्रति जो असम्मान की भावना है, मैं एक सवाल वो करना है या चाहता नहीं? हूं। जी, आप क्यों नहीं ये जो मुद्दे मुझे टीवी पे गिना रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी जिनको राज्यसभा वगैरह भेज रहे हैं, इन सबको भेजिए ना जनता के बीच, बूथ बूथ भेजिए। वो बूथ बूथ उपलब्धि लेके जा रहे हैं, आप बूथ बूथ नाकामी लेके जाओ, क्यों नहीं जाते? बिल्कुल। कौन रोकता है आपको? नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। इसी का प्रारूप हमने बनाया है। अब से लेकर के आप अभी 2-4 दिन के अंदर ही देखिएगा, अब से लेकर 2 अक्टूबर तक भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी चलेगी, और जो हमारे यहाँ जिले जिले में कनेक्टिविटी की यात्रा चलेगी, इन्हीं सारी बातों, हम अपनी उपलब्धियां जो पुरानी बात करेंगे और इनकी जो दिक्कतें हैं वो भी बात करेंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष छीन रहे हैं। इन्होंने कहा था एमएसएमई को सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे, तो देश के व्यापारियों को बढ़ावा तो दिया नहीं। नोटबंदी लेकर के इन्होंने आज की डेट में खत्म कर दिया देश का व्यापार। इन्होंने कहा था जीएसटी में एक रूपता लाएंगे। आपके सामने है, देखिए वो तलवार और भाला लेके मैदान में आपको ललकार रहे हैं। आप गुफा से निकलिए और लड़िए। मैं एक ही बात कहता हूं कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। ये लोग अरे क्यों तो गर्दन कटवानी है और उनको आरी क्यों बना रहे हो? ना मैं बता रहा हूं, आप भी आरी लेके आओ सर। ना हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। तो युद्ध में तो हिंसा ही होती है ना। कोई फूल लेके जाओगे तो गर्दन ही कटेगी। ना हम आपको इतना बता दें, जनता के हित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो अभी आलोक अवस्थी जी बात कर रहे थे, मैं आलोक अवस्थी जी को सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश के बाहर पूरा हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। भारत को अगर किसी ने बाहर नीचा दिखाया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, जो इन्होंने कहा कि इससे पहले लोगों को शर्म आती थी भारत देश में पैदा होने में। और एक बात मैं बात कहकर के समाप्त करूं अपनी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी 75 का लक्ष्य रचने जा रही है। नो आलोक जी, रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। आलोक जी नो, आलोक जी नो, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। यस, मैं आपको टाइम दूंगा, आप अपनी बात रख लेना। आपको समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। ये राउंड खत्म हो जाने दीजिए। हाँ मैं दूंगा समय, प्लीज। मेरा समय दे दीजिए। हाँ मैं बिल्कुल दूंगा आपको टाइम। बताएं मोदी जी ने कहां पर नीचे गिराया। ओके बोलिए आप। मैं बता। हाँ, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ लक्ष्य रखा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने समस्त कार्यकर्ताओं को दलाल कह करके, आलोक जी जैसे शरीफ और सीधे आदमी को इन्होंने दलाल कहा है कि अगर आप दलाली बंद कर देंगे तो अफसरों को मैं ठीक कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के थैंक यू सतीश प्रकाश, थैंक यू, चुनाव जीतेंगे? शुक्रिया ये आपका, देखने की बात। धन्यवाद। इस देश में दलाली संस्कृति चलेगी या कार्यकर्ता संस्कृति? सुरेंद्र जी आपने कहा था आप जल्दी समाप्त कर देंगे। थैंक यू। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। अभी ये तो बताना पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं नेक्स्ट राउंड में उनसे पूरा जवाब लूंगा। आपका पॉइंट नोट है। अपन सिस्टमैटिक वे में डिबेट करते हैं। सतीश प्रकाश जी हैं। सतीश जी बहुत शुक्रिया आपका। भाई चुनाव आने वाला है, सब लोग तैयार हो रहे हैं। आप लोग का मन है चुनाव लड़ने का इस बार? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा कैसे है? बहुजन समाज पार्टी अभी भी राष्ट्रीय दल है, तो ऐसी बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से इतनी जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएगी।
देखिए, जब आप चुनाव में हारते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी खामियां बाहर निकल के आती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और बहुजन समाज पार्टी उन गलतियों के ऊपर, उन खामियों के ऊपर चर्चा कर रही है और चर्चा करती रहेगी। इससे पहले भी चर्चा करती रही है और जब उसने 4 बार सत्ता चलाई तब भी ये चर्चा की थी। लेकिन यहां ब्रजेश जी, मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि आज बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद भी आखिर बीजेपी चुनाव के ऊपर ही चर्चा क्यों कराना चाहती है, ये एक सवाल है। भारत के चुनाव जीत के इतिहास है, भारत में ये इतिहास है कि जनमानस के मुद्दों को हमेशा चुनावी चर्चा के अंदर कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। जबकि आप और देशों का अगर इतिहास देखेंगे तो चुनाव के दौरान जनमानस के मुद्दे के ऊपर सरकारें घेरी जाती है, जनमानस के मुद्दे के ऊपर मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन बीजेपी, जब से योगी जी और मोदी जी की बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश को मिली है, तो बीजेपी ने पूरे सतीश जी, मैं थोड़ी असहमति है आपके इस विषय पे। आप बीजेपी में कमी तलाश रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपका काम है उनमें कमी तलाशिए, सत्ता पक्ष की कमियां तलाशी जानी चाहिए, मैं इस हक में हूं। लेकिन कभी पलट के जरा आईना भी तो देखिए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, देखिए ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ खामियां राजनीतिक दलों में रहती हैं, तभी कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम जिस तरीके से बेहतर नहीं है। अभी मैं जौनपुर गया, आजमगढ़ गया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोगों के अंदर जाकर के देखा। देखिए, हो सकता है आज भी बीजेपी का बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो हताश नहीं है, वो निराश नहीं है। अभी भी उसको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। आज भी बहुजन समाज कैसे उभरेगी, कुछ करते हुए तो दिखिए। उसको आज भी कोई एक्शन प्लान होना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जनसंवाद होना चाहिए, मतलब कुछ दिखे तब तो माने। एक एविडेंस दीजिए कि ये हो रहा है इसलिए आप मानिए, मैं मान लूंगा। कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई कार्यक्रम, कोई एक्शन प्लान एक बताइए। नहीं, देखिए जी, नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह का माहौल है, आज बीजेपी सत्ता में है और तमाम सवालों का जवाब बीजेपी को देना है ना भाई। बंदूक लेके थोड़ी खड़ी है बीजेपी की, नहीं निकलो, नहीं जिस तरह का आप निकलो और जाओ बीच में जनता के और बताओ उनको। मैं तो कह रहा हूं कि वो सेना लेके आ गए लड़ने, आपको ललकार रहे हैं। आप अपनी अपनी गुफाओं से निकलो और उनका मुकाबला करो। नहीं, गुफा से देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। और एक बात मैं जरूर कह दूं, देखिए उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये 85% वर्सेज 15% की ही लड़ाई है। जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी लीडर्स को जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, भूख की लड़ाई हम लड़ेंगे, बेरोजगारी की बात हम करेंगे, जवाब कुछ और दे रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई, क्योंकि आप भी जान रहे हो मैं सही सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए आप मुझे भटका रहे हो। नहीं, सुनिए, भटकाइए मत। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं कभी ऐसा भटकाता नहीं हूं। एक छोटी सी बात, तमाम जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लीडर्स हैं, उनको ये बात माननी पड़ेगी। अगर मैं दलित हूं, कमजोर दलित के साथ कोई नहीं जुड़ता, एक ताकतवर और मजबूर दलित के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो लोगों के बीच में जिंदा रखनी पड़ेगी। धन्यवाद। सत्ता के पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अगर जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लीडर्स हैं, अगर वो अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत रखेंगे, निश्चित रूप से वो सत्ता में लौटेंगे। थैंक यू। वंशराज दुबे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। चुनाव खत्म, पार्टी का काम खत्म, यूपी में कुछ करना है, मतलब लड़ना उड़ना है चुनाव या नहीं ब्रजेश जी, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ो, वो ललकार रहे हैं कि आओ मैदान में। हाँ, आप लोग निकलो बाहर। उसी पे मैं आ रहा हूँ। मैं आज आप सबको जगाने के लिए डिबेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना संगठन निर्माण वार्ड लेवल पे कर रही, चूंकि आगामी 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव है। लेकिन जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, मुझे लगता है अति उत्साह में योगी जी ने ज्यादा बोल गए। जो 5 सीटें वो छोड़ रहे थे विपक्ष के लिए, शायद उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई उत्तर प्रदेश और देश का तो हालात, आप 80 देना चाहते हो पूरा? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं योगी जी, आपके माध्यम से योगी जी से,
कि अगर उत्तर प्रदेश और देश का हालात कोई बहुत अच्छे से समझता है तो जो 5 साल सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया रहे उत्तर प्रदेश में, वो बखूबी समझते हैं इस बात को। क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ब्रजेश जी, रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। आप सोचिए कि लगभग 91,000 पद इस सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा, चूंकि चुनाव तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, चुनाव देश का है, आम चुनाव है। उत्तर प्रदेश की भागीदारी जब होगी तो उत्तर प्रदेश का वो नौजवान भी उसमें भागीदारी करेगा जो मेरठ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में तैयारी कर रहा है, और जहां पर 91,000 पद रेलवे में खत्म कर दिए जाते हैं। ब्रजेश जी, पूरे प्रदेश, पूरे देश ये बात में सबको पता है। मैं ये जानना चाहता हूं, आज अपन राजनीतिक चर्चा करते हैं ना, ये सब मुद्दे लेके क्यों नहीं जा रहे हो पब्लिक? नहीं, बिल्कुल लेके जा रहे हैं, बिल्कुल लेके जा रहे हैं। इसीलिए जब आज योगी आदित्यनाथ जी दोपहर में अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कराते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नौजवान को, यानी हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी देंगे, ठीक उसी समय ब्रजेश जी इसी लखनऊ में, यानी प्रदेश की राजधानी में, शिक्षक भर्ती के नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार लाठियां चलवा रही थी। तो यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का इरादा है पार्लियामेंट का, या फिर किसी के साथ मिलकर? नहीं, मैं बता रहा हूं, पूरी बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए सर, कि 21 अप्रैल से एसआई भर्ती के नौजवान ऐसा मैंने बेरोजगारी पर डिबेट नहीं बुलाई है कि आप बेरोजगारी का डाटा पढ़ो, ये पॉलिटिकल डिबेट है सर। जो बात तो आप अपना बताओ। बिल्कुल, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जो बात रही आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता आप देख लीजिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे आप कर्नाटका चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, अकेले इरादा है या आईपी सिंह के साथ इरादा है? नहीं, आम आदमी पार्टी या सुरेंद्र राजपूत के साथ इरादा है? आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही आप सबको स्पष्ट कर दिया है कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी 130 करोड़ जनता के साथ गठबंधन करके लड़ेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी समय देने के लिए। मैंने ये चर्चा आज इसलिए आयोजित की कि बीजेपी ने 2022 का चुनाव जीतने के फौरन बाद अब 2024 की तैयारी शुरू की और 75 सीट जीतने का एक संकल्प लिया गया। कल जो कार्य समिति हुई उसमें मैं जानना चाह रहा था कि भाई अपोजिशन क्या कर रहा है। अगर बीजेपी ने 75 सीट की प्लानिंग की है तो इनकी क्या प्रिपरेशन है? आप इन लोग की सबकी बात समझने के बाद क्या समझ पाए? देखिए, मैंने सब लोगों की बातें सुनी और इन सब की बातों का लबो-लुआब ये है कि बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी, और जो भी सीटें हैं वो आईपी सिंह कह रहे हैं कि 182 सीटों पर बीजेपी का सुपरा साफ होगा। सुरेंद्र राजपूत भी कांग्रेस को लेकर उतने ही आशान्वित हैं, और वंशराज जी भी उतने ही आशान्वित हैं, और सतीश जी भी उतने ही आशान्वित हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भाजपा ने जो ये लक्ष्य रखा है, क्या इन चुनौतियों को सामने देखे बिना रखा है? मुझे लगता है, देखिए, राजनीति में एक शब्द होता है मूवर्स एडवांटेज, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। जो पहले मूव करता है उसको एडवांटेज होता है। तो बीजेपी ने अपना लक्ष्य रख दिया है। अभी समाजवादी पार्टी का क्या लक्ष्य है, कितनी सीटें उनको जीतनी है, कांग्रेस का क्या लक्ष्य है, आम आदमी पार्टी का क्या लक्ष्य है, या बसपा का क्या लक्ष्य है, ये अभी इनके प्रवक्ताओं ने नहीं बताया। तो एक ऐसी पार्टी जिसने अपना लक्ष्य जनता के सामने रखा है, एक ऐसी पार्टी जिसने अपना कार्यक्रम उसके पीछे सपोर्ट में चलाया है और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। आप पिछले हफ्ते इसी आपके चैनल पर ही आपके साथ ओम प्रकाश राजभर आए थे, मैं भी वहाँ था और मैं उनको सुन रहा था, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि बीजेपी से लड़ना है तो सड़क पे निकलना होगा, जो आप भी कह रहे हैं। तो बीजेपी सर वो अकेला बंदा है जो चुनाव हारने के फौरन बाद से पब्लिक के बीच है। बीजेपी से पहले अगर कोई मैदान में गया तो ओम प्रकाश राजभर गए हैं। तो आप देखिए कि अभी बाकी दल जो हैं अभी सोच ही रहे हैं, पता नहीं क्या गुनाह गणित उनका चल रहा है, कौन सा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन सा जादू करने वाले हैं और बाकी लोग क्या करने वाले हैं, ये अभी बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन एक आदमी इनका, एक व्यक्ति है, एक इनका सहयोगी है जो समझ रहा है कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो जनता के बीच जाना होगा। और आप देखिए कि बीजेपी जनता के बीच निकल चुकी है, इनकी तैयारी नहीं है अभी। आप देखिए, अच्छा आपने देखा जब मैंने सुरेंद्र राजपूत से कहा कि भाई गुफा से निकलो, तलवार संभालो, घोड़े पे बैठो, मुकाबला करो, तो कह रहे हम हिंसा में तो विश्वास ही नहीं करते। अरे तो युद्ध में क्या मतलब फूल बांटे जाते हैं?
कांग्रेस कहीं ना कहीं, ब्रजेश जी मानना पड़ेगा, सुरेंद्र जी को बात बुरी लगे, लेकिन कांग्रेस में सड़क पर संघर्ष करने की क्षमता करीब करीब खत्म हो गई है। बड़े मुद्दों पर इनके नेता ट्विटर पे लड़ाई लड़ते हैं, इनके नेता वामपंथियों की नकल पूरा करते टाइम हैं, दूंगा, अपनी बारी में बोलिएगा, वामपंथी प्लीज। शब्दावली चलाते हैं और जनता के बीच जाने से सदा परहेज करते हैं। इनके नेता बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स में जाते हैं, वहां जाकर देश तोड़ने की बात करते हैं, भारत में आकर देश जोड़ने का अच्छा सर, एक अभियान बात बताओ, चलाने ये की तीन बात तीन करते हैं। नेता उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस को इमरान नीलाम कर प्रतापगढ़ी, दिया, कुछ दो चार राजीव शब्द, शुक्ला, एक कुछ सेकंड भाई, वीरानी आईपी पर सिंह जी बोल प्लीज, दीजिए। नो रनिंग आप- कमेंट्री प्लीज, आपके जेब आईपी में सिंह जी 10 नो, रुपए गलत बात, आने पर नो 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 रनिंग 6 कमेंट्री, रुपए टैक्स ले ले नो रही है। नो 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 अब प्लीज, महंगाई चरम आईपी सिंह पर जी, है। और आप शांत रहें प्लीज, महंगाई आपकी की बारी वजह से नहीं है। कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है। महंगाई Thank की you। वजह से 2004 अरे तो जाओ जनता के बीच शाइनिंग ना। इंडिया के कारण जनता के बीच तो जा नहीं रहे हो, टीवी डिबेट में केवल बोलना है आपको। ओके, थैंक यू, थैंक यू, समझना होगा, थैंक यू, जो वोट शेयर विपक्ष थैंक इस यू। समय लेकर बैठा ओके, सिर्फ हुआ है, उसका परिणाम आईपी सिंह जी, आप गलत कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, जनता तबाह हो गई है। आप शांत हो जाएं। कम से कम उसकी ओके, तबाही आईपी सिंह को जी की आवाज समझने बंद कर का- दी जाए। ओके, आप मानेंगे नहीं तो आवाज बंद कर दूंगा मैं। ये कोई बात नहीं होती कि डिबेट चल रही है और आप बीच में, अब अपनी बारी में कह लीजिएगा अपनी बात। मैं अगर इंटरप्ट करूं तब आप बताइएगा। जब मैंने आपको टाइम दिया तब तो आपने बोला नहीं। एक रणनीति तो बना के आए नहीं। कौन सी क्रांति शांति रखिए एक मिनट। ओके, संजय बेचन जी, 3 बड़े नाम कांग्रेस ने भेजे राज्यसभा, जी। इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी। क्या इसको उत्तर प्रदेश से कुछ जोड़ के देखा जाए या नहीं देखा जाए? आप जरा बता दीजिए कि कांग्रेस के उत्थान में इनका क्या हाथ है। ये देखिए, ये तीनों नेता जो हैं वो संघर्ष के पराक्रम से आगे नहीं बढ़े हैं, ये परिक्रमा के पराक्रम से बढ़े हुए लोग हैं। ओके। इन्होंने गांधी परिवार की परिक्रमा की, ये जनता से कटे हुए लोग हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कोई क्या इनको जननेता नहीं मिला, वही ले दे के वही प्रमोद तिवारी, वही राजीव शुक्ला, थैंक यू सर, थैंक यू। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम वीरेंद्र निश्चित जी रूप भी से हमारे लिया साथ है। इस कार्यक्रम में जुड़ चुके आई हैव हैं। अ राइट टू रिप्लाई। हाँ, बिल्कुल दूंगा समय, अपनी बारी नहीं, में अभी मजबूत तुरंत, रहे। नो, क्योंकि तत्काल संजय रिप्लाई का, बेचन- तत्काल नहीं, रिप्लाई का सर, कोई प्रावधान नहीं सर, सर, प्लीज। सर, संजय अभी पहला बेचन राउंड ने पूरा नहीं गंभीर हुआ, आरोप लगाया। पहला राउंड नहीं पूरा हुआ, प्लीज। वीरेंद्र जी बोलेंगे अब। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि बीजेपी 75 का लक्ष्य रखी हुई है, अपोजिशन की क्या तैयारी है? देखिए, यूपी में बीजेपी 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है और बीजेपी एक बार इतना सीटें जीत भी चुकी है। स्वाभाविक है कि जब विपक्ष बिखरा हो तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। जितना वोट बढ़ता है बीजेपी जीतती है। विधानसभा चुनाव में भी यही देखा लोगों ने, तमाम गठबंधन करने के बावजूद भी नहीं जीत पाए विपक्षी दल। देखिए, कहा गया है कि शिक्षा से सीखना और अनुभव से सीखना, ये दोनों ज़रूरी हैं। जब किसान आंदोलन बीजेपी के विरोध में था, पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल, तमाम सारी चर्चाएं थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना संगठन बूथ स्तर पर मजबूत रखा। बिना संगठन के सरकार नहीं बन सकती, चाहे वो कितनों करिश्माई नेता हो। तो इस बात को बूथ स्तर पर जो लोग समझते हैं, मेहनत करते हैं, वही लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं सियासत में। देखिए, बीजेपी को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव लड़ने आएगी लोकसभा का, तो उसके लिए कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी कोई चुनौती नहीं है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ही चुनौती है, वही टक्कर देगी। लेकिन जब मायावती और अखिलेश मिलकर लड़ते हैं तब ये 15 सीट जीतते हैं 2019 में, तो 24 में तो ये लोग अलग अलग हैं। अब ये 15 जीतेंगे कि 5 भी जीतना मुश्किल हो जाएगा, ये तय हो जाएगा, रिजल्ट के परिणाम बताएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि मुसलमान अब की बार लोकसभा में, चूँकि प्रधानमंत्री की लड़ाई है, तो हो सकता है कि सपा को ना जाए, हमारे साथ आ जाए। 3 राज्यसभा के उन्होंने मेंबर भी दे दिया इसी चक्कर में। वो लोग प्रचार भी करेंगे चुनाव में पार्टी का। लेकिन कांग्रेस ले दे के एक ही सीट पे तो 2 ही सीट पे रह जाती है, रायबरेली, अमेठी। उसके अलावा उसके पास कोई मजबूत कैंडिडेट रहता नहीं है।
अभी ये कह रहे थे बेचैन जी कि भाई वही पुराने लोगों को भेज दिया। तो जब कोई दल में हो तब तो किसी को भेजा जाए। जब ये RPN सिंह छोड़ गए, जितिन प्रसाद छोड़ गए, बड़े बड़े पुराने नाम चले, लल्लू चुनाव हार चुके हैं, तो किसको राज्यसभा भेजे कांग्रेस? कांग्रेस के सामने भी मजबूरी है का दूसरे दल से समाजवादी भेज दे या भाजपा किसी को पकड़ लावे। तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन आप चुनाव तो 24 में होगा, एक उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर में और आजमगढ़ में लोकसभा का, आप उस पर नज़र डालिए। मायावती ने वहाँ गुड्डू जमाली को कैंडिडेट घोषित कर दिया आजमगढ़ में। वो मुस्लिम वोट जितना काट सकते हो काटे। पर चर्चा थी कि वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ाएंगी, तो फिर गुड्डू जमाली को कैसे लड़ा रही हैं? इसलिए कि हम जीते न जीते लेकिन समाजवादी पार्टी न जीत पावे। मायावती का एजेंडा एकदम क्लियर है। इस बार वो लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी से नफरत की पराकाष्ठा पर चुनाव लड़ेंगी और विधानसभा में भी लड़ी। इसी का फायदा बीजेपी उठाती है और बीजेपी को सीटें आती हैं। आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, पूरे देश में इस पर चर्चा है। लेकिन इस देश की जनता ने ब्रजेश जी महंगाई बेरोजगारी के इतर हिंदू और मुस्लिम को ज़्यादा महत्व दिया है, चुना है। काशी और मथुरा को ज़्यादा महत्व दिया, चुना है। इस देश के जनमानस में मोदी एक ऐसे सार्वभौमिक लीडर के रूप में उभरे हैं जिनके खिलाफ इस देश की जनता आज भी कुछ सुनना नहीं चाहती। हिंदुत्व के वो एक बहुत बड़े नेता बन चुके हैं पूरे देश में और दुनिया में। वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके नाम के नारे लगते हैं। भारत में ये प्रचार होता है कि भारत का गौरव बहुत बढ़ रहा है और इससे आम जनमानस प्रसन्न है। बीजेपी खाली मोदी के नाम की घुट्टी से नहीं जीत रही है। बीजेपी के पास कुछ योजनाएं हैं जो मोदी के करिश्मे के साथ साथ जनता को, चाहे वो DBT के माध्यम से सीधे उसके खाते में पैसा जाता है, राशन जाता है, किसान सम्मान निधि मिलती है, मकान मिलता है, शौचालय मिलता है, ये सब चीज़ें भी मोदी को गरीब जनता के दिलों में मजबूत पकड़ बनाए रखने में बड़ी सहायक है। और यही वजह है कि राशन बांटकर, पैसा सम्मान निधि देकर, मकान देकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है, जिसको तोड़ पाना अभी बहुत कठिन है। उसके लिए बूथ पर बड़ा काम करना पड़ेगा। जी वीरेन जी, देखिए बीजेपी पास एक बड़ा संगठन है, जो वो संकल्प लेते हैं उस पर काम करते हैं। उनके पास पेज पन्ना तक के तो इंचार्ज हैं और पार्टियों के पास इस तरह का संगठन नहीं है। बिना संगठन के आप सरकार नहीं बना सकते। चुनाव की चाहे जितनी तैयारी कर लें, लेकिन मोदी ने जिस तरह से जातीय बंधन खत्म किया है, लगातार वो तोड़ रहे हैं। OBC SC सबके वोट वो कोशिश कर रहे हैं मिले। धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण हुआ है उसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। अच्छा, अयोध्या के नाम पर बीजेपी पहले भी कई बार सरकार बनाई, अब काशी के नाम पर 1-2 बार बनी जाएगी। कौन समस्या है, बन सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। जी वीरेन जी, और उसके बाद बीजेपी के पास एक राष्ट्रवाद का हथियार भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के अनुकूल हैं इस देश में। और आज की तारीख में वो अजय दिखते, अगर वो 80 का लक्ष्य लेते हैं तो 80 पर भी पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। 5 उन्होंने किसके लिए छोड़ा है, अब ये चुनाव परिणाम, ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है। हाँ, बहरहाल सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के एक नेता, उन्होंने लिखा कि देशभक्ति और देश प्रेम में फर्क होता है। उनका कहना है कि हमने एक पेड़ लगाया कि आने वाली पीढ़ियों को छांव और फल मिलेंगे, ये देश प्रेम था। लेकिन उन्होंने उस पेड़ को काटकर डंडा बनाया और उसमें झंडा खोस दिया, ये देशभक्ति थी। ये अंतर आ गया। ये बीच ये कांग्रेस के नेता लिखते हैं। बहरहाल हम जिस दौर में हैं वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। चुनाव जीतना, एक स्थिर सरकार, मजबूत सरकार बनाना, फैसले लेना। मोदी ने 10 साल में, 8 साल हुआ अभी, तो 10 साल में जब चुनाव आएगा तो
बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इन सब के इतर हमको मोहब्बत, सामाजिक भाईचारा और प्रेम की भी बहुत ज़रूरत है। आज नदीम फारूक का एक शेर सुनाऊंगा जो हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर है, लेकिन आनंद बहुत है। उन्होंने लिखा है कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, और ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा कि 2024 में बीजेपी 80 सीटों में से 75 सीटें जीतने का संकल्प ली है, कितना सफल होगी। तो अजीत सिंह लिखते हैं कि योगी और मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, 2024 में अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आलोक कुमार भी यही लिखते हैं कि सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए हैं उन्हें 100% पूरा करना होगा, तभी अच्छे परिणाम आएंगे। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आप डिबेट के प्रथम चरण में कुछ ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत के स्टेटमेंट को लेकर, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। ब्रजेश जी, मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं क्यों कांग्रेस को खामखा जो है उनको एम्बेरस करूँ। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हमने निकाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में एक नई इबारत लिखी गई है। आज सीमा पार आतंकवाद के होने पर हम जो है घर में घुस करके दूसरे देश में हमला करते हैं। आज एक देश, एक निशान और एक विधान है। 370 को हमने हटाया कश्मीर से, और कश्मीर अब और से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत अब एक है। रक्षा निर्यात में जो हम पहले कमज़ोर होते थे, आज रक्षा निर्यात में हम 6 गुनी वृद्धि कर चुके हैं। वैक्सीन मैत्री से हमने 100 देशों को जो है वैक्सीन बांटी है। ये एक नया हमने वैक्स खोला है। और आपने देखा होगा किस तरीके से यूक्रेन के अंदर से, इराक के अंदर से, अफगानिस्तान के अंदर से, यमन के अंदर से हमने अपने देश के नागरिकों को भी निकाला, और अन्य देशों के लोगों ने भी हमसे मदद मांगी, हमने अन्य देशों को भी नागरिकों को निकाला है। आज आयरन और स्टील के निर्यात का एक हब जो है भारत बनता जा रहा है, जो $7,368 मिलियन का था, आज बढ़कर के $19,245 मिलियन का हो गया है। आज 80% मेडिकल सीटें हमने बढ़ाई हैं। 2014 के बाद हर साल एक नया IIT और IIM बना रहे हैं। हर साल हम 2 नए महाविद्यालय और बना रहे हैं। आज आतंकी हमला एक भी जो है भारत के अंदर किसी देश में, आप प्रदेश में देख लीजिए, हम नहीं होने तरफ से बहुत न्यूनता आई है वैक्सीन। और 2014 के बाद से पूरा आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। स्वच्छ भारत के लगभग हमने 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर दिए हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चन है मेरे पास। ग्रामीण महिलाएं जो सबसे ज्यादा जो गरीब तबके की थी, उनको इज्जत मिली है। देखिए, आज जो है PM आवास में हम 3 करोड़ से अधिक हम जो है घर दे रहे हैं। हम बजट आवंटन में कृषि को 6 गुना, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हम कि जो है आज 2 लाख गठबंधन से कैसे निपटोगे उत्तर प्रदेश के भीतर? देखिए ब्रजेश जी, गठबंधन का तो आपने हाल देखा है कि 2014 के इलेक्शन में श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और उनका क्या हाल हुआ था, 5 सीटों पर पहुंच गई थी। 2019 का विधानसभा चुनाव भी वो अपने बल पे नहीं लड़ पाए, उनको मायावती जी के साथ जाना पड़ा। उसी तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 साल सत्ता चलाने के बाद भी उन्हें कांग्रेस के साथी राहुल गांधी को साथ लेना पड़ा। मुंह की खाई दोनों लोगों ने। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा प्रयोग 2019 में होना था वो हो चुका है, और अब जो है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी देश के अंदर। ब्रजेश जी, 365 दिन काम करने वाला नेता, 24/7 जनता के बीच में रहने वाला नेता, उसी को ही जनता चुनती है, क्योंकि वो उसके बीच में खड़ा हुआ है। ओके, IP सिंह जी, अब बिंदास बोलिए, आपको क्या आपत्ति थी, बताइए। देखिए, जिस बीजेपी को अजय बताने की कोशिश हो रही है, वो बीजेपी 2002 से 2014 के बीच 5 बड़े चुनाव हार गई। 2002 हार गई, 4 हार गई, 7 हार गई, 9 हार गई, 12 हार गई। तो बीजेपी स्पष्ट मानिए कि 2 बार यूपीए की सरकार थी, 2 बार एनडीए की सरकार को बनाने का अवसर देश की जनता ने दिया। जिस भारत की सीमा की बात कर रहे हैं, ड्रोनाचार्य आदरणीय मोदी जी का ड्रोन चीन की सीमा पर कब जाके मैपिंग करेगा जहां ब्रिजेज बन रहे हैं। चीन के बारे में भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश क्यों हैं? समय बताने वाले दुनिया के तमाम उस इलाके में जो चीन और पाकिस्तान के पास है, उसका समय बताने वाले, 1 सप्ताह समय बताने वाले खामोश क्यों हैं?
समझने की बात यह है सबसे अहम कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि 2024 का डगर उसके लिए बहुत टफ है। टफ कैसे है? थोड़ा बताइए टफ कैसे है? इनके कारस्तानी आपको ऐसी कहां है, लगा कि जिसने टफ है? कभी ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बैकफुट पर बिहार में बीजेपी अलायंस को पीछे भेजा है, जिस तरह से ममता दीदी ने बीजेपी का, अगर वो कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि अगर वो अलाउ करें तो पूरी की पूरी बीजेपी का मर्जर तृणमूल कांग्रेस में हो जाएगा। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, तमिलनाडु देखिए, कर्नाटक में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। गुजरात में दोनों लोगों के आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत की बारी है। थैंक यू। में इनका सफाया होगा, उत्तराखंड में इनका सफाया होगा। बीजेपी 180 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। बहुत शुक्रिया, इसलिए ये बड़े बड़े धन्यवाद दिखाने के लिए दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको कुछ आपत्ति थी प्रथम चरण में किसी के स्टेटमेंट को लेकर, क्या आपत्ति थी आपकी? संजय बेचन जी बड़े प्रख्यात विद्वान भी, हमारे पर्सनल मित्र भी हैं, लेकिन कभी कभी ये जब पता नहीं कैसी बातें करते हैं, समझ में नहीं आया। पहली चीज तो इन्होंने जो कहा कि भारत को तोड़ने वाली, तो संजय बेचन जी हमें एक कोई उदाहरण बताइए। कांग्रेस पार्टी के तो डीएनए में हिंदुस्तान है, हमने तो शहादतें दी हैं। आप जिस पार्टी की आज बात कर रहे हैं, जिनकी आप रणनीति की बात कर रहे हैं, उनके किसी नेता ने उंगली तक कटाई हो तो बता दीजिए। नंबर एक, संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज वेट। नंबर दो, जो आप बात कर रहे थे कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, सड़क पर नहीं निकली है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो शायद भूल गए हैं कि 18,000 कार्यकर्ता 2018 से लेकर के 2022 के बीच में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जेलों में बंद हुए। जितना सड़क पर हम अरे तो किसी जेल गए कार्यकर्ता को राज्यसभा भेज देते भाई साहब। सर सुनिए ना एक मिनट, मैं आप, क्योंकि इन्होंने गंभीर बात करी, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूं। और बिल्कुल ये राज्यसभा भेजना पार्टी नेतृत्व का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा बस चलता तो मैं आपसे पूछ करके आप ही को भिजवा। ओह माय गॉड। मैं तो चाहता हूं ब्रजेश मिश्रा, अभी मुझे आप टीवी पे ही काम करने दो जी सुनिए, और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेज दीजिए। सुनिए, ब्रजेश मिश्रा जी जैसे जो स्थायी विपक्ष हैं, और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, हिंदी पत्रकारिता दिवस में आपको, संजय बेचन जी को और आप जैसे तमाम कलम के धनी पत्रकारों को मेरी बधाई है। और कट्टरवादी पत्रकार और जो गोदी मीडिया के, मैं हमेशा कहता हूँ राष्ट्रीय नेता दिवस भी होना चाहिए। जी, तो मेरा जो आप लोग, और वो सब मिलकर हम आपको देते हैं। और अगर हमारा बस चलेगा तो निश्चित तौर पर हम आपको भी राज्यसभा भेजेंगे, समय आने दीजिए। मेरा ये कहना है कि सड़क पर अगर हम लोग लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है, क्या नाम, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है, तो आखिर और कहां पे हम धरती फाड़ करके चले जाए? आलोक जी रुकिए प्लीज, आलोक जी रुकिए। तो मैं दूसरी बात में आपको एक चीज और कहना चाह रहा था ब्रजेश भाई। अभी आलोक जी ने बड़ी उपलब्धियां गिना दी। अभी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां नहीं, ये इंटरनेशनल उपलब्धियां गिनाने पे आ गए, आमदा हो गए। आज तक आपने कभी देखा है, कभी भी देखा हो कि भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है जिसका हेड चीन है, और भारत क्वाड का भी सदस्य है जिसका हेड अमेरिका है? आज इतना विरोधाभास, आज 1 रुपए का हम निर्यात करते हैं चीन को, 5 रुपए का आयात करते हैं चीन से। हम चीन सुरेंद्र जी प्लीज कंक्लूड करें, मेरे पास 4 मिनट बचे हैं बस। सर हम चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रही है। बेरोजगारी अपने उच्चतम दर पर है, महंगाई अपने उच्चतम दर पर है, डीजल पेट्रोल अपने उच्चतम दर पर है, किसान की गेहूं को आपने बस 1-2 दिन के भीतर ही इसी मसले पर डिबेट करेंगे, कर दिया है। आपको जरूर बुलाएंगे इस महंगाई वाले मुद्दे पे। संजय बेचन जी, कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की सुरेंद्र राजपूत जी ने, आप जवाब देना चाहते हैं? मैंने संजय बेचन के ऊपर नहीं, संजय एक सेकंड सर, प्लीज सुरेंद्र जी, उन्होंने मेरे ऊपर उनकी जो टिप्पणी है, देखिए इस बात का इतिहास है कि 1947 में देश का विभाजन कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव, पढ़ करके नहीं आए, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, उस प्रस्ताव को कांग्रेस ने, कैसी भाषा, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, ये दावा नहीं कर सकती
आदर का भाव रखें, कांग्रेस आदर ये का। दावा नहीं, नहीं कर कैसी सकती बेवकूफी की कि बात कर रहे हैं ये? देखिए इतने पढ़े लिखे कांग्रेस का विद्वान, ये क्या दावा हो गया बिल्कुल इनको? खोखला है। देश को जोड़ने का दावा अरे ये कांग्रेस का डॉक्टर बिल्कुल खोखला मुंजे दावा है। और क्या अभी नाम, जो राहुल जिन्ना, गांधी बोल कर आए हैं, इनको छोड़ जो करके राहुल आप गांधी कांग्रेस बोल के कर ऊपर आए हैं आरोप उसको लगा रहे हैं? सुने सुरेंद्र राजपूत। नहीं आप सुरेंद्र क्या जी सुन सुनते तो हैं? लो। आपकी बकवास आप सुनने उसको के लिए सुरेंद्र जी बैठा सुन हूं। तो लो, एक मिनट नहीं कैसे सुन ले हम? आप इतिहास काउंटर में कर देना। सुनने की बात कर रहे हैं। आप काउंटर कर देना ना, आप सुन तो लो। कौन सी काउंटर करने की बात कर रहे हैं? 1947 और 1948 में ये पढ़ करके आए हैं। थोड़े न होनी क्या चाहिए। अरे बात तो क्या कर रहे गला हैं? दबा अरे दोगे? 1947 बोलने में तो भाजपा दो। तो नहीं थी ना। अगर ये गलत बात करेगा काउंटर होगा। 1947 में भाजपा नहीं ये इस थी। तरीके का पागलपन नहीं चलेगा। 1947 में भाजपा नहीं थी, आप ही ने अरे मंजूरी दी थी, 1947 में आपकी जनसंघ पार्टी थी, ने। आपकी क्या नाम, पितृपक्ष आरएसएस थी, हिंदू महासभा थी, अरे रामराज परिषद मैं थी। तो भाई और आप जिन्ना की हमें उत्तेजित नहीं होना है, अपनी बात आराम से ये रखनी सारे है, के सारे अपनी एक बात साथ आराम से रखनी। सुरेंद्र जी गुस्सा मत करो, आराम से अपनी बात रखो, पूरा और आप टाइम। अंग्रेजों के सुरेंद्र दलाल जी थे उस वक्त। आपकी पार्टी ने जो इतिहास हमें पढ़ाया अरे है, आप अंग्रेजों के आपकी दलाल पार्टी थे ने उस जो वक्त। इतिहास हमें पढ़ाया है किस तरह से वही आप बोल रहा हूँ। आप आपकी अनावश्यक झगड़ा पार्टी कर रहे ने हैं जो आप लोग। इतिहास पढ़ाया है वही बोल रहा हूँ। Thank you. ये गलत बात बोल रहे हैं। थैंक यू, ये thank you. कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। भाई सतीश प्रकाश जी, दो कौड़ी के आदमी अरे आ जाते हैं। कांग्रेस आरोपों नहीं नहीं, से ऐसी परे भाषा का थोड़े इस्तेमाल है। गलत बात है। नो, सम्मान नहीं, का भाव बिल्कुल रखिए एक गलत है। दूसरे के बंटवारा प्रति। कांग्रेस ने ना, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहे, सम्मान का भाव। हमारी असहमति हो, असहमति असहमति हो सकती है, पर सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सम्मान में कोई कमी नहीं। सतीश जी, कांग्रेस ने किया। कोई तैयारी है आपकी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में इसलिए पार्लियामेंट उन्होंने लड़ने इनकार की? किया है। इस कोई तरीके खास से तैयारी की है कि कौन सा नहीं, पूछिए इनसे। या फिर अभी बीएसपी ऐसे ही है? सजा हुई थी, बताइए। बोलिए सतीश जी, भाई तैयारी तो बताओ। दो बार सिर्फ सतीश जी बोलेंगे। साबरकर जी को हुई थी। पूछिए इनसे किस कांग्रेस नहीं, पार्टी में सर, आलोक जी शांत हो जाइए। नहीं, देखिए, इतिहास पढ़ाया अब ऐसे कैसे करेंगे? चुनावी चर्चा आपकी करके एक एक पार्टी ने करके, जो one by one। इतिहास पढ़ाया वही आलोक जी बोल रहा शांति। हूँ। हाँ बोलिए सतीश जी। श्री राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में संजय जी, थैंक यू। कांग्रेस ने आप संजय जी भारतीय थोड़ा जनता कोऑपरेट पार्टी करें, प्लीज। चुनावी चर्चा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा उपचुनाव के दौरान अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी बात, अभी आप जो गुड्डू जमाई जी की जो बात कह रहे थे, बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके गुड्डू जमाली जी रामपुर से चारित्रिक अपना हनन कैंडिडेट करने खड़ा नहीं के किया बाद है। बहन मायावती ये जी सारा ने बलिदान पार्टी बहुजन से समाज बाहर पार्टी से किया किया था। था। पिछले गुड्डू उपचुनाव में जमाली सुनिए के सुनिए ऊपर चारित्रिक फूलपुर से आरोप बहुजन लगाया समाज था, पार्टी ने गंभीर किसको आरोप। क्या तो आरोप लगाया था? फूलपुर से बहुजन समाज पार्टी ने किसको मौका दिया? दोनों दोनों सुनिए 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 आप सुनिए ना। अरे भाई राजनीति की सीता हमको मत बनाइए कि आप रोज परीक्षा लेंगे। और यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के Thank you। कैंडिडेट ये को सवाल तो बहन अखिलेश जी को जी नहीं ने ऐसे झंझट करने का कोई फायदा नहीं। राजा जी, भैया के साथ मिलकर क्या के प्लानिंग हरा है आम दिया, आदमी ये पार्टी सवाल के है उत्तर भाई। प्रदेश में चुनाव को और लेकर? दूसरी बात, एक आप सवाल बोलिए, और स्टार्ट। रहेगा। यस, गो अहेड। सुनिए सुनिए उत्तर प्रदेश सतीश जी थैंक यू। उत्तर थोड़ा सा प्रदेश- कोऑपरेट करें प्लीज। सर, उत्तर आप थोड़ा वक्त की कमी है, सुरेंद्र जी ने थोड़ा ज्यादा झगड़ा कर लिया। जी वंशराज बोलिए। सर हमने कोई सर, झगड़ा देखिए, नहीं अभी किया। जिस संजय तरीके से बेचन ने भारतीय गलत जनता बात पार्टी करी, के हम उनकी थैंक बात यू, नहीं कर थैंक सकते। यू। ओके आलोक जी बोलिए। जिस तरीके से अभी बड़ी बड़ी फहरिस्त गिना रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, 2014 में लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था और मुझे लगता है पूरा देश उसी नाम पे उनको प्रधानमंत्री बनाया था कि ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। और जिस लाल किले पे नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही, उस लाल किले से उतरते ही उसको ही डालमिया के हाथों बेच दिया। और अभी बड़े बड़े गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर देश की किसी भी राज्य की बात कर लीजिए। किस तरह की घटिया बात कर रहे हो? अफजल गुरु अपने घटिया नेताओं वाली बातें मत करो वंशराज दुबे। अपने गिरेबा में झांक के देख लो, अपने गिरेबा में झांक के देख लो किस तरह की घटिया बात कर रहे हो देश के बारे में। देश के बारे में तुम्हें क्या पता है? किस बारे में क्या पता है? हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को मार के भगा चाबी दो पकड़ेंगे। दिल्ली के अंदर आज आप से। झुग्गियों के और ऊपर कोई बुलडोजर राजनीति चला- वन बाई वन प्लीज। जिस तरीके से ब्रजेश जी जिस तरीके से अभी प्रवचन लंबा लंबा दिया जा रहा था, इनसे पूछिए कि जब बोलिए देश आलोक में जी, हमारे आप जवाब देश में दीजिए। हमला होता है ब्रजेश जी, बोलिए आलोक जी। जब हमारे देश में हमला होता है तो पाकिस्तान की एजेंसी से जांच करवाते हैं हमारे देश में। इस पे इनके पास कोई जवाब है क्या? इनके थैंक यू, इनके टाइम ओवर। बहुत राष्ट्रीय शुक्रिया, अध्यक्ष बहुत बहुत जो है, धन्यवाद। इनके राष्ट्रीय धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय का अभाव है, वरना इस डिबेट को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।